आज की ताज़ा खबर सीधा कानूनी गलियारों से। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक पीआईएल को डिसमिस कर दिया जो इलेक्टोरल मैनुअल के प्रोविजंस को चैलेंज कर रही थी। ये प्रोविजंस उन स्टूडेंट्स को जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर पढ़ रहे हैं उनको इलेक्टोरल रोल्स में अपना नाम ट्रांसफर करने की सुविधा देते थे ताकि वो अपनी पढ़ाई की जगह से ही वोट दे सकें। सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच अर्नब कुमार मलिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नामक इस केस की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस कुमार ने समझाया कि जो स्टूडेंट्स अपनी रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो वापस अपनी इनरोल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देने के लिए ट्रैवल करें या फिर अपनी इलेक्टोरल इनरोलमेंट को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिफ्ट करा लें जहां वो पढ़ रहे हैं। पिटिशनर की तरफ से पीके मलिक ने आर्ग्यू किया कि अगर किसी स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई की जगह पर वोट देने दिया जाए तो क्या उसका वोट एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन होगा, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए उत्तर प्रदेश से है और तेलंगाना में पढ़ रहा है तो हो सकता है कि उसे वहाँ के पॉलिटिकल इश्यूज और सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स का पता ही ना हो, उसका पॉलिटिकल डिस्कोर्स से कोई कनेक्शन नहीं होगा क्योंकि वो एक टेम्परेरी स्टूडेंट है, उसका उस जगह के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, उसे वहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती। इस पर सीजीआई ने जवाब दिया कि स्टूडेंट्स के लिए प्रोविजन एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इंश्योर करेगा। उन्होंने कहा कि अगर स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई की जगह पर वोट देने से रोका गया तो इसका इलेक्शंस में टोटल वोटर टर्नआउट पर असर पड़ेगा। सीजीआई ने यह भी मेंशन किया कि जस्टिस संजय कुमार खुद हैदराबाद यानी अपने होम टाउन जाकर वोट डालेंगे, क्योंकि पोस्टल बैलेट का सिस्टम जो है वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए है, जैसे डिफेंस पर्सनल और एल्डरली लोगों के लिए। जस्टिस कुमार का कहना था कि इन सिनेरियोज में एक लाइन कहीं ड्रॉ नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसे तो वो लोग जिनका ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह पर हो गया हो या किसी और कारणवश किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हों, वो भी पोस्टल बैलेट की सुविधा की मांग कर सकते हैं। कोर्ट ने पिटिशनर्स के इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिसिबल पोस्टल बैलेट्स का इस्तेमाल करने के सुझाव को भी रिजेक्ट कर दिया, जो ओवरसीज एनआरआईज के लिए यूज होते हैं। इसके साथ बेंच ने पिटीशन डिसमिस कर दी। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैनुअल ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का क्लॉज 13.6.1.3 ये कहता है कि जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई की जगह पर टेनेंट्स की तरह रह रहे हैं उनके पास ऑप्शन है कि वो अपने नेटिव प्लेस पर अपने पेरेंट्स या गार्जियंस के साथ रजिस्टर्ड रहें या फिर हॉस्टल, लॉज, लैंडलॉर्ड के एड्रेस पर रजिस्टर हो जहां वो फिलहाल अपनी पढ़ाई के लिए रह रहे हैं। ये भी मेंशन किया गया है कि इलेक्टोरल रोल्स पर रजिस्ट्रेशन का ट्रांसफर सिर्फ तब अप्रूव किया जाएगा जब कोर्सेज किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होंगे। बात करते हैं हमारी अगली खबर की, जहां अयूब वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपेलेंट्स के खिलाफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के चार्जेस क्वैश करते हुए ये रिआइटरेट किया कि एलिजेड हैरासमेंट इतना सीरियस होना चाहिए कि विक्टिम के पास अपनी जान लेने के अलावा कोई और ऑप्शन ही ना बचे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अक्यूज की इंटेंशन सुसाइड को एड या एबेट करने की होनी चाहिए, क्योंकि तभी आईपीसी का सेक्शन 306 एप्लीकेबल होगा। इस बात पर महेंद्र अवासे वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के रिसेंट जजमेंट और मदन मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2010 जैसे कई जजमेंट्स का रेफरेंस भी लिया गया। ये केस जियाउल रहमान जो अब नहीं रहे और कंप्लेनेंट की कजन तनु जो अब नहीं रही के बीच सस्पेक्टेड रिलेशनशिप पे शुरू हुआ। फर्स्ट अपेलेंट ने एफआईआर रजिस्टर करवाई थी कि तनु के रिलेटिव्स ने उनके बेटे को मारा। इस मारपीट के बाद अपेलेंट का बेटा जियाउल रहमान चल बसा। इसके बाद एलिगेशंस ये थी कि अपेलेंट्स ने तनु को ब्लेम किया, उसे टॉर्चर किया और उसका अपमान किया, जिससे वो डिप्रेशन में चली गई और उसने सुसाइड कमिट कर लिया। कंप्लेनेंट ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस फाइल किया। जब अपेलेंट्स ने हाई कोर्ट में इस केस को क्वैश करने की डिमांड की तो हाई कोर्ट ने असहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि सुसाइड और अक्यूज्ड के एक्ट्स के बीच प्रॉक्सिमेट लिंक है और तनु एक हाइपर सेंसिटिव लड़की थी जो डिप्रेशन और ह्यूमिलिएशन की वजह से सुसाइड करने को मजबूर हो गई। जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की बेंच ने देखा कि चार्जशीट सिर्फ कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है और इन्वेस्टिगेशन में कोई और एंगल एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। मूविंग फॉरवर्ड, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के इंग्रेडिएंट्स चार्जशीट में कहीं भी मेंशन नहीं किए गए हैं। आगे जो वर्बल अटरेंसेस अपेलेंट ने किए उन्हें ऐसा नहीं माना जा सकता कि डिसीज्ड के पास अपनी जान देने के अलावा कोई और ऑप्शन ना बचा हो। इस वजह से कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसेस का अब्यूज होंगी, इसलिए उन्हें क्वैश कर दिया गया। लेकिन री इन्वेस्टिगेशन की जरूरत को हाईलाइट करते हुए कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश को डायरेक्ट किया कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या एसआईटी बनाकर डिसीज्ड की अननेचुरल डेथ की इन्वेस्टिगेशन की जाए। कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि री इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल इंडिपेंडेंटली होगी और इस प्रेजेंट फाइंडिंग का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगली खबर की बात करें तो विहान कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लैरिफाई किया कि सिर्फ अरेस्टेड पर्सन के रिलेटिव्स को अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन देना काफी नहीं है। पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर यह कानूनी और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो अरेस्टी को खुद उसके अरेस्ट के रीजंस बताएं। कोर्ट ने कहा कि अगर सिर्फ अरेस्टी की वाइफ को अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन दी जाए तो भी आर्टिकल 22 क्लॉज 1 का पालन नहीं होगा।
कोर्ट ने स्टेट का यह आर्गुमेंट भी रिजेक्ट कर दिया कि अरेस्ट मेमो, रिमांड रिपोर्ट या केस डायरी में अरेस्ट की डिटेल्स लिखना आर्टिकल 22 क्लॉज 1 का कंप्लायंस है। कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ अरेस्ट का रिकॉर्ड है, ना कि अरेस्ट का रीजन, क्योंकि रिमांड रिपोर्ट में ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट लिखना अरेस्टी को अरेस्ट का रीजन बताने की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। कोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि अरेस्ट मेमो और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट अलग होते हैं। अरेस्ट मेमो में सिर्फ अरेस्टी का नाम, उसका एड्रेस, FIR डिटेल्स, सेक्शंस जो लगे हैं, अरेस्ट का टाइम और जगह, अरेस्टिंग ऑफिसर का नाम और किससे अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये लिखा जाता है, पर अरेस्ट का रीज़न नहीं लिखा होता। तो देखा जाए तो अरेस्ट की सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देना दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। स्टेट ने 10 जून 2024 की पुलिस डायरी एंट्री का हवाला दिया, जिसमें लिखा था कि अरेस्टी को अरेस्ट के रीजंस बताए गए थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक आफ्टर थॉट कहा, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगह पहले ये पॉइंट नहीं उठाया गया था। कोर्ट ने कहा कि पुलिस डायरी की एक वेग एंट्री को आर्टिकल 22 क्लॉज 1 का कंप्लायंस नहीं माना जा सकता। कंटेम्पोरेनियस या तत्कालिक डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया जो ये प्रूव करे कि अरेस्ट के ग्राउंड्स दिए गए थे, इसलिए डायरी एंट्री का कोई रेलेवेंस नहीं है। जस्टिस अभय S. ओका और N. कोटेश्वर सिंह की बेंच एक ऐसे केस को सुन रही थी जिसमें पुलिस ने अपेलेंट को अरेस्ट की वजह बताए बिना गिरफ्तार कर लिया। स्टेट का कहना था कि अरेस्ट मेमो, रिमांड रिपोर्ट और केस डायरी में जो लिखा है वो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 का कंप्लायंस है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर करने से मना कर दिया, जिसके बाद अपेलेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जस्टिस ओका के जजमेंट के बेसिस पर हाई कोर्ट का डिसीजन सेट असाइड कर दिया गया और अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर किया गया। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको जानकारी इंसाइटफुल लगी होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे लीगल।